जो बच्चा बोल नहीं रहा है वो 5 साल की उम्र में अपनी मम्मी पापा को मम्मी पापा बोल रहा है, पहचान रहा है। एक बच्ची आई जो मेरे पास 16 साल की उम्र में आई एंड उसने ज़िंदगी में कभी वो होल्ड ही नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके हाथ में पावर ही नहीं था, कोई चीज़ कर ही नहीं पाती थी। 10th बर्थडे पे केक काटा, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपको देख के स्माइल नहीं करेंगे, आपको देख पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आप पढ़ा लिखा दो वो सब पढ़ लेंगे। लर्निंग कैपेसिटी उनकी अच्छी होती है। कभी कभी पेरेंट्स रोने भी लगते हैं खुशी के मारे कि मेरा बच्चा 5 साल का था, आज तक मुझे देखकर मम्मा कभी नहीं बोला। अगर 30+ में आप बच्चे पैदा करते हो तो इस तरह के कंडीशंस ज़्यादा बनते हैं, यानी कि आपकी जितनी ज़िंदगी बची है उसमें हम लोग ज़िंदगी देते हैं, ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो टॉक टॉकीज में। और आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर सची गुंजन, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शची गुंजन, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं स्पेशल नीड के बच्चे जैसे कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम, डिलेड माइलस्टोन, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, जिनको बिहेवियर इश्यूज़ हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टी है, इन बच्चों पे काम करती हूँ। इन बच्चों के लिए मेरा एक थेरेपी सेंटर भी है जिसको ट्रीटमेंट सेंटर आप कह सकते हैं। और इन स्पेशल बच्चों के लिए हाल ही में मैंने एक स्कूल भी ओपन किया है, ओशन पर्ल स्कूल। दैट इज़ अ वेरी इन बच्चों के लिए वहाँ पे प्रॉपर सारी स्कूलिंग की सुविधा भी है और थेरेपीज़ की भी सुविधा। मैम, तो अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आप थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल नीड जिन्हें होती है, जिन बच्चों को उनको आप ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैम, आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? आपने कहाँ से अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किया और फिर कैसे इस वर्क के लिए? जब मैं इसका प्रिपरेशन कर रही थी फॉर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे अभी तो नीट होती है, उसी समय उस वक्त भी कंबाइंड मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते थे। तो कंबाइंड मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के ही तहत किसी को MBBS मिलता था, किसी को डेंटल मिलता था और हमें थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिला। तो उस वक्त तो आई वॉज ना, एक रहता है कि MBBS करना है, तो थोड़ा एक रहा मन में कि हाँ वो चीज़, वो पार्ट मुझे नहीं मिला, ऑल्दो कंपटीशन एक ही है। सो फिर भी मैंने इस फील्ड को चूज़ किया। और जब मैं यहाँ आई तो देखी यहाँ पे लॉट्स ऑफ स्कोप्स हैं अदर दैन दूसरे फील्ड्स के, क्योंकि ये बिल्कुल अनटच्ड था। और मुझे लगा कि ये एक ज़रिया है लोगों की सेवा करने का। जैसे मेडिसिन से हम क्या करते हैं, वी ऐड ईयर्स टू लाइफ, मतलब कि अगर आपकी ज़िंदगी है उसमें हम कुछ साल जोड़ सकते हैं। अगर आप दवा खाते हो, आपकी सर्जरी होती है, बट थेरेपीज़ का रोल होता है वी ऐड लाइफ टू ईयर्स, यानी कि आपकी जितनी ज़िंदगी बची है उसमें हम लोग ज़िंदगी देते हैं, ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत अट्रैक्ट किया ये वर्ड, कि हम जिसकी ज़िंदगी, अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है तो अगर उसकी थेरेपी चलती है, उस पर फिजियोथेरेपी होती है, तो वो चलने फिरने लगता है, बोल सकता है, खा सकता है, अपनी डेली रूटीन की चीज़ें कर सकता है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट की और मैंने फिर इसी फील्ड को कंटिन्यू किया। उसके बाद जब मैं मास्टर्स के लिए मैंने सोचा तो मुझे स्पेशल नीड के बच्चों ने काफ़ी अट्रैक्ट किया, क्योंकि इस फील्ड में इन बच्चों पे बहुत काम नहीं होता था, स्पेशली बिहार में। ये बच्चे इनफैक्ट माँ बाप को भी समझ नहीं थी, सोचते थे भगवान की देन है, ये बच्चे ऐसे ही रहेंगे। बट इन बच्चों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है अगर इनको प्रॉपर तरीके से थेरेपीज़ दी जाए। बहुत तरह की थेरेपीज़ होती है, फिजियोथेरेपी होती है, सेंसरी इंटीग्रेशन होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी होती है, इन पे स्पीच थेरेपी होती है, स्पेशल एजुकेशन होता है, तो लॉट्स ऑफ थिंग है। तो इन सारी थेरेपीज़ के थ्रू इन बच्चों को हम नॉर्मल लाइफ लाइन में जोड़ सकते हैं, लाइफ स्ट्रीम में ला सकते हैं, समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। और ये बात मुझे बहुत अट्रैक्ट की, तो मैंने फिर इसी फील्ड को चूज़ किया और मुझे ये मेरे लिए एक पैशन बन गया, इन बच्चों को पे काम करना, इन बच्चों को सुधारने की प्रक्रिया में बहुत आगे तक ले जाना। जो बच्चा बोल नहीं रहा है वो 5 साल की उम्र में अपनी मम्मी पापा को मम्मी पापा बोल रहा है, पहचान रहा है, तो इट्स मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खुद में। पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं, कभी कभी पेरेंट्स रोने भी लगते हैं खुशी के मारे कि मेरा बच्चा 5 साल का था, आज तक मुझे देखकर मम्मा कभी नहीं बोला, पर उसने पहली बार मुझे देखकर मम्मा बोला, मुझे पहचाना। तो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन होता है हमारे लिए और बहुत सेटिस्फैक्ट्री भी होता है। मैम, जैसा कि ऑटिज़्म को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे मिथ हैं, लोगों को पता नहीं है ऑटिज़्म क्या है, तो आप कुछ ऑटिज़्म के बारे में बताएंगी? जी बिल्कुल। ऑटिज़्म जो है एक, अगर हिंदी में कहा जाए प्रॉपर, तो स्वलीनता, यानी कि अपने आप में रहने का एक प्रक्रिया है। इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। जब हमारे विकास के क्रम में, जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जब उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसी क्रम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एबनॉर्मल ये देखा गया है कि ये बच्चे 1.5 साल से
2.5 साल के बीच में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, उनका माइलस्टोन भी डिलेड नहीं होता प्रॉपर टाइम पे। कई एक बार ऐसा होता है, कई एक बार बच्चे प्रॉपर टाइम पे पलटना, बोलना, सोशल स्माइल करना, सारी चीज़ें वो करते हैं, बट अचानक वो 1.5 साल का हुआ और वो सारी चीज़ें डिटेरेट करनी शुरू हो गई। और ये शुरुआती लक्षण होते हैं जब आपका बच्चा आपके नाम पे रिस्पॉन्स नहीं, अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। सपोज़ उसका कुछ भी नाम है, हम उसको बार बार लेकर के नाम बुला रहे हैं और वो पलट के नहीं देख रहा है, ठीक है, आँख से आँख नहीं मिला रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं भी दीवार पे देख रहा है एक तरह तो देखता ही रह रहा है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, मिंगल नहीं हो रहा है, ठीक है, घर में किसी को पहचान नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता है, अपनी मतलब की सारी चीज़ करता है, जैसे उसको खाना चाहिए, खिलौने चाहिए, पसंद की कोई चीज़ें चाहिए तो वो सब चीज़ करेगा। बट आप अगर उसको बोलो कि फ़लानी चीज़ वहाँ गिरी है उसको उठा दो या वो लेकर के आओ, वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो कुछ समझ ही नहीं रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर उसकी मतलब की चीज़ें, देखो मेरे हाथ में चॉकलेट है, वो फ़ौरन आके ले लेगा। तो जब ऐसी चीज़ें आपके अपने बच्चों में देखने को मिले तो ये अलर्ट होने का सिचुएशन है, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन सबसे अच्छा होता है। हमारे पास अगर 1.5 से 2 साल या 2.5 साल 3 साल में बच्चे आ जाते हैं तो उस पर सुधार बहुत अच्छे से होता है। कई एक बार बच्चे बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर काइंड ऑफ ऑटिज्म है, तो इसकी सिवियरिटी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इसमें सुधार ज़रूर होता है, और अगर सीवियर कंडीशन में भी हमारे पास बच्चे आते हैं उनमें भी बहुत हद तक सुधार होता है, बहुत अच्छा सुधार होता है। तो ये कभी भी हताश ना हो कि अब लेट हो गया है, अब पता नहीं होगा ठीक कि नहीं होगा, ठीक ना भी हो लेकिन इतना है कि वो अपने काम की सारी चीज़ें कर ले, थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले, ठीक है, अपनी चीज़ों को बता सके, एक्सप्रेस कर सके, ये काफ़ी हो जाता है एक नॉर्मल लाइफ स्पैन जीने के लिए। मैम जैसा कि आप बता रही हैं ऑटिज्म का जो सिम्टम्स बता रही हैं, ये तो मतलब घरों में अगर बच्चे ऐसे करने लग जाए तो पेरेंट बोलेंगे मेरा बच्चा काफ़ी जिद्दी हो रखा है, एग्जैक्टली मन मर्जी की बातें करता है। तो इसे मतलब ऑटिज्म और हम जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनमें कैसे अंतर समझें, कैसे जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं और बाकी भी, जैसे कि अगर ऑटिज्म के बच्चे हैं तो इनमें कोई फिजिकल डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगी। बच्चा बहुत आराम से खेलता है, कूदता, बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है, देखने से भी कहीं भी फिजिकल अपीयरेंस में नहीं लगेगा कि बच्चे में प्रॉब्लम है। बट जब बात आती है कम्युनिकेशन की, इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जैसे हम और आप बैठ के बातें कर रहे हैं, बट ये चीज़ें वो बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है उन बच्चों में। तो ये चीज़ें आप उस वक्त ऐसे लगता है ना कि बच्चा बोल नहीं रहा, 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, बोल नहीं रहा, लेकिन वो बच्चा देखिएगा कि वो मोबाइल पे राइम्स सुन करके राइम्स रिसीट कर रहा है, पर वो मम्मा पापा नहीं बोल रहा है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि उसको बोलना तो आ रहा है बट जो चीज़ें बोलनी चाहिए, मतलब की चीज़ें, वो नहीं बोल पा रहा है। तो ये होता है जब और भी बच्चे जैसे सेरेब्रल पैल्सी है, डाउन सिंड्रोम में, तो ये सब जो बीमारियां होती हैं इस तरह की, वो आपको बाय बर्थ ही होती हैं। सेरेब्रल पैल्सी क्या होता है, दिमाग की कोई नस सूख गई उसकी वजह से होता है। डाउन सिंड्रोम भी आपका उसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से होता है। डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं उसमें बहुत सारे, तो उसमें लेकिन बच्चा सोशली कम्युनिकेट करता है, थोड़ा मंदबुद्धि का होता है। ऑटिस्टिक बच्चे मंदबुद्धि के नहीं होते हैं, कई बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आपको देख के स्माइल नहीं करेंगे, आपको देख के ऐसे लगेगा जैसे पहचान नहीं रहे हो। लेकिन पढ़ाने लिखाने की जो चीज़ें आप पढ़ा लिखा दो वो सब पढ़ लेंगे, लर्निंग कैपेसिटी उनकी अच्छी होती है। बट डाउन सिंड्रोम और सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती, पर वो सबको पहचानते हैं, सोशल स्माइल भी करेंगे, वो जानते भी हैं हम कहाँ हैं, किस सिचुएशन में, तो ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे बिहेवियर एबनॉर्मलिटी के भी बच्चे होते हैं, ADHD के बच्चे, जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ये बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, इतने ज़्यादा, कोई पेरेंट्स बोलेंगे कि घर में 1 सेकेंड भी वो बैठता ही नहीं है उठने के बाद, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता है, उसका स्पीच डिले हो जाता है, उसका माइलस्टोन डिले हो जाता है। जिस उम्र में जो चीज़ करना चाहिए, माइलस्टोन डिले का मतलब होता है कि जिस एज में जिस बच्चे को जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, नहीं कर पा रही, तो डिलेड माइलस्टोन में चला जाता है। तो ये ADHD में ये प्रॉब्लम होती है। बट कई एक बार ASD के बच्चों में भी ADHD के लक्षण मिलते हैं, और ADHD भी अगर अनट्रीटेड रह जाता है तो उसमें भी ऑटिज्म के थोड़े से लक्षण आ जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंडीशंस भी हैं जिसमें कि डिलेड माइलस्टोन होता है। यूजुअली बच्चों में फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में थोड़ा सा पैरालिसिस का भी प्रॉब्लम होता है, वो बच्चों में स्पास्टिसिटी भी रहती है। तो ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी वगैरह से, OT से हम लोग उसको एक लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं।
हर तरह की थेरेपी बच्चे में रिक्वायर्ड होती है। जिस बच्चे में जो पर्टिकुलर थेरेपी चाहिए होती है उस तरह की थेरेपीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं एंड देन बच्चे में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। मैम जैसा अभी आपने बताया डाउन सिंड्रोम के बच्चे, तो मैंने सुना है जो कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर देखा जाता है कि जिन कपल्स का एज काफ़ी ज़्यादा हो रखा है उनके बच्चों में डाउन सिंड्रोम वाली जो बता रही हैं वो परिस्थिति ज़्यादा quality- बनती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए होता क्या है, इनफैक्ट ऑटिज़म का भी जो चीज़ है ना या एडीएचडी जितनी भी है ना, ये थोड़ी सी लेट मैरिज की वजह से, अगर 30+ में आप बच्चे पैदा करते हो तो इस तरह के कंडीशंस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है ना वो 25 से लेकर 30 तक बच्चों को स्पेशली 21 से माना जाता है, लेकिन ऐसे 25 से लेकर 30 के बीच में काफ़ी अच्छा प्रिपेयर्ड रहता है कि हम कंसीव करें और जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितनी भी चीज़ें चाहिए वो बॉडी उसको अच्छे से प्रोवाइड करती है। आफ्टर दैट 35 के बाद वो कंडीशंस हमारे शरीर में थोड़े से घटने लगते हैं, तो वो एक तरह की डिफिशियंसी शरीर भी क्रिएट करती है एंड दैट्स व्हेन उनमें डेवलपमेंट का प्रॉब्लम आने लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बात सही है कि थोड़ा सा लेट है और ये बहुत बड़ा रीज़न है आजकल इस तरह के बच्चे ज़्यादा होते हैं लेट मैरिजेस की वजह से। इनफैक्ट हमारा खान पान बहुत ख़राब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीना, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स अगर शराब लेती हैं या किसी भी तरह का इस तरह का नशे का सामान लेती हैं तो उनके बच्चों में एबनॉर्मलिटी के चांसेस रहते हैं। इवन जब बच्चा पैदा होता है अगर उसको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मोबाइल और टीवी के पास बहुत ज़्यादा रखते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है और ख़ासकर ऑटिज़म के लक्षण तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है ना, इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारे खान पान उस तरीके के उतने शुद्ध नहीं रहे अभी, और दूसरा बात है जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, इन सब की वजह से भी जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है वो काफ़ी हो जाती है और बच्चे को एक ड्यूरिंग मतलब जब वो कंसीव की रहती है मदर उसी समय वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से भी इनके अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारी कमियां पाई जाती हैं। मैम जो भी अभी आप सिम्टम्स शेयर कर रही हैं हमसे, मुझे तो लग रहा है कि मतलब ऐसे बच्चे हमारे सोसाइटी में हर घर में देखने को मिलते हैं और आज की डेट में किसी के भी पेरेंट्स की शिकायत होती है मेरा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, मेरे बच्चे में चिड़चिड़ापन बढ़ गई है, इस तरह की शिकायतें करते हैं लोग। सही बात है, क्योंकि देखिए हम जो भी खाते हैं स्पाइसी चीज़ें, जंक फूड, उसमें क्या होता है आपका ओपोइड लेवल एक होता है ब्रेन में जो बहुत बढ़ जाता है, जो आपके हाइपर एक्टिविटी, आपके इरिटेशन वगैरह को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरह की जो चीज़ें खाते हैं उससे हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी तो हो ही रहा है। बाकी जो चीज़ें आपके ऐसे हार्मोन्स जो कि आप में एंगर क्रिएट करता है, आप में इस तरह की चीज़ें क्रिएट करता है, उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कर देती हैं। दैट्स वाई बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। दूसरी बात है आपने बच्चे को टीवी के आगे बैठा दिया, उसको आपने फ्रेंच फ्राइज़ दे दिया और कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ा दिया, तो एक तो बच्चे का इंगेजमेंट आपने फिज़िकली उसको इंगेज नहीं कराया। बच्चों में ओबेसिटी की भी समस्या बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे मोटे होते जा रहे हैं और वो बाहर नहीं खेलना चाहते हैं। तो सेंसरी इश्यूज़ भी जो डेवलप होते हैं, उनके सेंसेस भी प्रॉपर नहीं होते। अगर हम मिट्टी नहीं छुएंगे तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी का टेक्सचर कैसा है? अगर हम बालू पे नहीं चलेंगे तो कैसे एहसास होगा कि बालू पैर पे जब लगता है तो किस तरह का एहसास होता है? कंकड़ पैर में नहीं गड़ेगा तो कंकड़ का गड़ना कैसे एहसास होगा? पेरेंट्स भी ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, मेरा बच्चा डर्टी है, मिट्टी में नहीं खेले, मेरा बच्चा बालू में नहीं जाए। दैट इज़ अ काइंड ऑफ कि उनको लगता है कि दैट इज़ अ काइंड ऑफ हाइजीन, बट ऐसा नहीं है। बच्चों में सेंसिटिव प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो चीज़ों के कॉन्टैक्ट्स में ही नहीं है। बच्चे मोबाइल तो पकड़ते हैं लेकिन आप उनको कोई ऐसी चीज़ें जो गड़ती हों वो पकड़ा दीजिए। अगर हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको हम लोग स्पाइक्स बॉल देते हैं, वो इतने ज़्यादा इरिटेट होते हैं बिकॉज उन्होंने कभी भी कड़ी चीज़ हाथ में नहीं छुआ ही नहीं, और पेरेंट्स इतने ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं कि उस तरह की चीज़ें बच्चों को देना ही नहीं चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसे किस तरह की टेक्टाइल सेंसिटिविटी होती है, किस तरह के टेक्सचर्स होते हैं दुनिया में, उनको एहसास ही नहीं है। तो इससे भी बहुत सारे सेंसरी इश्यूज़ डेवलप होते हैं और हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस में सारी चीज़ें, जितनी भी सेंसेस हैं हमारे 5 सेंसेस, उसको प्रॉपर हर चीज़ मिलना चाहिए। स्मेल का भी है कि हमें हमेशा अच्छा ही स्मेल मिले, तो हम बैड स्मेल को नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे सेंसेस में आती हैं। आंखें बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। अगर सिर्फ टीवी स्क्रीन देखेंगी, बाहर की चीज़ें नहीं देखेंगी, तो बच्चा टीवी में तो देख करके कुत्ता बिल्ली पहचान लेगा, हो सकता है रोड पे नहीं पहचान पाए। ये प्रॉब्लम हो जाती है।
यही ऑटिज्म में बेसिकली यही अभी देखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ एक विजुअल डिफेक्ट भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि ये हमारे सेंसेस को अवेयर करने के लिए हमें सोसाइटी से, इन्वायरमेंट से अवेयर होना पड़ेगा। मैम ये तो बात रही रिच फैमिलीज़ की, रिच पेरेंट्स की, कि वो अपने बच्चे में मान लीजिए देख रहे हैं ये क्वालिटीज़ कि हाँ मेरे बच्चे में सिम्टम्स है, तो वो ले जाएंगे इलाज के लिए, चेकअप कराएंगे। लेकिन मैम अगर हम बात करें पुअर चिल्ड्रन की, तो उनके लिए क्या है? देखिए यूजुअली क्या होता है कि पुअर चिल्ड्रन, ये जो प्रॉब्लम होती है स्पेशली ऑटिज्म की, बाकी सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम तो पुअर बच्चों में ही ज़्यादा होते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी उन लोग में होती है, दैट्स वाई। लेकिन ऑटिज्म के भी लक्षण अभी देखने को पुअर स्ट्राटा में भी मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वहाँ के भी बच्चे ऐसा नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सेंसेस अवेयर नहीं रहते हैं। और एक चीज़ है कि इस तरह के बच्चों में स्पेशली गवर्नमेंट लेवल की तो मैं नहीं जानती हूँ कि क्या होता है काम, लेकिन गवर्नमेंट भी इस सेक्टर में बहुत हद तक बहुत सारे NGOs एंड ट्रस्ट के थ्रू काम कर रही है। मैं भी जो मैं स्कूल खोल रही हूँ वो ट्रस्ट के थ्रू ही चला रही हूँ, बट उस लेवल से काम करना होगा, अवेयरनेस फैलाना होगा। और हमारी संस्था इस तरह के बच्चों पे वीक में 1 डे फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देती है, ताकि उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को हम एक सिखा सके कि आपको बच्चे के साथ घर में कैसे बिहेव करना है। ये चीज़ें पेरेंटल अवेयरनेस का हम लोग प्रोग्राम करते हैं। हमारे पास बच्चा 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए आता है जिसमें हम थेरेपी देते हैं, बट ऐसी चीज़ें थेरेपी में नहीं होती जो पेरेंट्स घर पे नहीं कर पाएँ। घर पे कैसे बच्चे से बात मनवानी है, कैसे क्या करना है, वो सारी गाइडलाइंस हम दे के जाते हैं। तो इन बच्चों पे हमारा उस तरीके से भी काम होता है और होपफुल कि आगे गवर्नमेंट इसमें कुछ इस सेक्टर में और बड़ा चीज़ करे, क्योंकि इस तरह के बच्चे बहुत हो रहे हैं। हमारी संस्था अवेयरनेस प्रोग्राम भी टाइम टू टाइम रखती है। स्कूल्स में, स्लम एरियाज़ में भी हम लोग कभी कभी प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ पे इस तरह के बच्चे हैं। तो ऐसा अपनी तरफ से हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं करते हैं। और अभी जो मैंने अपना एक ट्रस्ट शुरू किया है, इसके थ्रू हमारा यही कैंपेन है कि हम लोग दूर दराज इलाकों में भी जहाँ इस तरह के बच्चे हैं कैंप लगाएं और उस तरह के बच्चे को स्क्रीन आउट करके, कुछ नहीं तो पेरेंट्स को ही कम से कम 1 मंथ की ट्रेनिंग दे दें, क्योंकि वो यहाँ पे स्टे करके रहना, थेरेपी कराना, दैट इज़ नॉट उनके लिए पॉसिबल ना हो। बट कुछ चीज़ें हम लोग उनको ऐसी बता दें जो वो घर पे कर सके और बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है। थेरेपी इज़ नॉट अ काइंड ऑफ मेडिसिन की कोई दवा नहीं है कि हमने खिला दिया और उससे ठीक होगा। इट्स अ प्रोसेस। उसमें सोशल बिहेवियर है, आपके बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे बिहेवियर मॉडिफिकेशन के पैटर्न है। पेरेंट्स को भी बताना पड़ता है कि आपको बच्चे को कहाँ ना बोलना है, कहाँ हाँ बोलना है, उससे क्या करवाना है, कैसे करवाना है। तो वो सब सारी लर्निंग फेज़ में आती है और हम सब पेरेंट्स को ही बताते हैं, ये चीज़ें सिखाते हैं। मैम इस तरह के बच्चे जो हैं वो पैरा ओलंपिक गेम तक जा रहे हैं, ओलंपिक तक जा रहे हैं, तो मैम उनका सफ़र जो रहता होगा वो कितना हार्ड है, कितना स्ट्रगल से भरा हुआ है और कैसे पहुंच रहे हैं वहाँ तक? देखिए अभी तो हम जो जिस सेक्टर पे काम कर रहे हैं वो बच्चे ही हैं छोटे, बट ये स्कूल जो हमारी जो ओपन हो रही हैं इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स की भी सारी चीज़ें हम लाएंगे। देखिए पहले तो बच्चों में हम लोग ये स्क्रीन आउट करते हैं कि कौन सा बच्चा क्या कर सकता है, अगर, और दूसरा है कि इंटरेस्ट की बात, अगर उसको इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट में फिर हम उसको ग्रूम अप करते हैं। सपोज़ किसी बच्चे को ओलंपिक्स में जाना, अगर खेलना है तो उसको जैवलिन थ्रो करना है या कुछ इस तरह की चीज़ें और भी करनी है। जिन बच्चों के हाथ में खराबी है लेकिन वो दौड़ अच्छा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी हम प्रॉपर एक ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें प्रोग्राम में, कंप्यूटर ट्रेनिंग से लेकर के आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कुछ भी नहीं, कैंडल मेकिंग, फिर आपका ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी इस तरह की चीज़ें हम लोग ला रहे हैं, ताकि एक एज की बात क्या होता है कि 12-15 साल के जो बच्चे हैं, अब उसमें लगता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, तो हमें कुछ तो उनको देना होगा ताकि वो अपनी लाइफ को आगे लीड कर सकें। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं। और ये स्ट्रगलिंग वाला फेज़ तो होता ही, स्पेशली जो गाँव के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो फिज़िकली भी इम्पेयर्ड हैं एंड पैसे भी उतने नहीं हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर से इस तरह का कुछ प्रोविज़न होता है। और बहुत सोचिए तो फंडिंग्स भी वैसे नहीं हो पाती है, बट हम इस अपने ट्रस्ट के थ्रू, हमारे संस्था के थ्रू हम इस तरह के बच्चों को ज़रूर ग्रूम अप करेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रस्ट में फंडिंग तो होती है अगर बाहर से किसी ने डोनेट किया और उसको प्रॉपर तरीके से आपने यूज़ किया। हमारा मेन मोटिव यही है कि इन बच्चों पे हमें अच्छे से काम करना है, जिसमें जो चीज़ें उसको डेवलप करनी है, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है उसको वहाँ तक ले जाने में हमें हेल्प करना है, क्योंकि उनके लिए पर्सनली, अगर इंडिविजुअली ये काफ़ी संघर्ष भरा रहता है, तो अगर उनको कहीं एक ऐसी
ऐसी चीज़ मिल जाती है कि यहाँ पे आने से अब मुझे जो चीज़ मेरी पसंद की है वो ग्रूम अप करके मुझे मिल जाएगा, तो वो सारे खर्चे हमारी फिर उसके बाद ट्रस्ट उठाएगी और उन बच्चों को उस तरीके से ग्रूम अप करेगी। तो मैम इस तरह के स्पेशल चिल्ड्रेन को क्या एक एज तक ही जो भी थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, दिया जा सकता है, इसके बाद पॉसिबल नहीं है उनका रिकवरी? देखिए, जहाँ तक रिकवरी की बात है तो हमने बोला ना कि अर्ली इंटरवेंशन, हमारे पास बच्चा जितनी जल्दी आता है ठीक होने की गुंजाइश उसकी उतनी ही अच्छी रहती है। अगर बच्चा हमारे पास लेट एज में आता है, सपोज़ 5 साल 7 साल में आता है, तो उस बच्चे में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि उसने समाज को किस तरीके से परसीव किया है अपने दिमाग में, उसको इरेज करके नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल पैटर्न डालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसमें बिहेवियर इश्यूज़ रह ही जाते हैं। तो कई बार सुधार की जहाँ तक बात है तो सुधार की गुंजाइश वो लाइफ लॉन्ग रहती है। हमारे पास 28 साल का भी डाउन सिंड्रोम का लड़का आता है, 22 साल की भी डिलेड माइलस्टोन की लड़की आती है, लेकिन उनमें इम्प्रूवमेंट है। एक बच्ची आई जो मेरे पास 16 साल की उम्र में आई, एंड उसने ज़िंदगी में कभी वो होल्ड ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके हाथ में पावर ही नहीं था, कोई चीज़ कर ही नहीं पाती थी। उसकी थेरेपीज़ पड़ी और उसने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपने 16th बर्थडे पे केक काटा, एंड शी वॉज सो हैप्पी, इतनी खुश होकर उसने मुझे कॉल किया कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपना बर्थडे केक काटा। तो ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं रहता, देयर इज़ ऑलवेज अ रे ऑफ होप। हमेशा आशा की एक किरण रहती है और हमेशा इम्प्रूवमेंट होता है। अगर मान लीजिए सपोज़ नहीं होता है तो हम उसको इस तरह से ग्रूम अप करें कि कोई चीज़ वो करना सीख जाए ताकि उसकी लाइफ निकल जाए अच्छे से। ये हमारा मेन मकसद है और सुधार होता है। थेरेपीज़ जो है स्पेशली ऑटिस्टिक या ADHD के बच्चों में, तो हम लोग 12 साल तक ये मान के चलते हैं कि उसमें प्रॉपर तरीके से थेरेपी होनी चाहिए। 12 साल के बाद हम उसको, क्योंकि माइंड भी डेवलप हो जाता है और बच्चे भी काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, तो फिर हम उनको लाइफ स्किल मोड में डालते हैं कि ताकि वो जहाँ से जीवन की वो आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए जो चीज़ें हैं, अब हम उनको वो चीज़ सिखा सकें, वो चीज़ बता सकें। कोई बच्चा बहुत तेज़ दिमाग का है बट सोशली कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो उसके लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, क्योंकि इवन यहाँ तो नहीं बट बहुत सारे IT सेक्टर्स हैं इन फॉरेन कंट्रीज़ लाइक अमेरिका एंड USA, ये सब जगहों में। तो आपका वहाँ पे IT सेक्टर्स में ऑटिस्टिक लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक प्रॉपर ऑटिज्म सोसाइटी बनी है जहाँ पे सारी चीज़ें वैसे ही लोग करते हैं जो कि ऑटिज्म है या स्पेशल नीड के हैं, और वो कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वो अगर मान लीजिए वो आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई चीज़ कर रहे हैं, उनको ले जाके मार्केटिंग करना, मार्केट में बेचना, तो ये सारी चीज़ें वो संस्था प्रोवाइड करती है। और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि बिहार के भी बच्चों को, बिहार के भी लोगों को, ऐसे एडल्ट को इस तरह का प्लेटफॉर्म मिले कि उनको एक सोसाइटी अपनी तरह की मिले, क्योंकि ये ऑलरेडी सोसाइटी से डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं कुछ दिन बाद, तो वो अपनी तरह के लोगों के बीच में रह के काफ़ी इम्प्रूव करते हैं और उनको हम लोग बहुत सारी चीज़ें बता और सिखा भी सकते हैं। तो इस तरह का मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, पर इसका एक बेसलाइन जो होता है कि इसकी स्कूलिंग का प्रोसेस, वोकेशनल ट्रेनिंग का, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, वो सारी चीज़ें हमने अभी स्टार्ट की हैं। मैम, तो आप अपने स्कूल के बारे में बता रही हैं, आपने स्कूल की अभी ओपनिंग करी है, तो ये आपका स्कूल बिहार में कहाँ है ताकि लोगों तक ये पहुँचे और लोग रीच आउट करें? जी, हमारे स्कूल का नाम ओशन पर्ल स्पेशल स्कूल है और ये हमारा आपका अल्पना मार्केट यानी कि पाटलिपुत्रा कॉलोनी में स्थित है, पटना में, बिहार में। तो आप कोई भी कांटेक्ट अगर करना चाहते हैं तो आप पर्सनली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा ये आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा। हमारा एक ऑटिज्म का सेंटर है या फिर स्पेशल नीड के बच्चों का, प्रोडिजी सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रिहैब फाउंडेशन फॉर किड्स। तो किड्स के लिए तो हमने अब फाउंडेशन तैयार कर दिया, अब ये किड्स आगे कहाँ जाएंगे इसके लिए हमने ओशन पर्ल स्पेशल स्कूल खोला, जहाँ इन बच्चों के लिए अब स्पेशल तरीके से इनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग होगी और जो बच्चे जिस एरिया में इंटरेस्टेड हैं उनकी उस तरीके से ग्रूमिंग होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए हमने ये स्कूल ओपन किया। अब इसके बाद का स्टेट आगे होपफुली कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। हाँ मैम, तो जिस तरह का स्टार्टअप आपका है ये स्कूल बच्चों के लिए, और जो भी आप सेंटर खोली हुई है उसमें बच्चों को ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उन्हें थेरेपीज़ दी जा रही है, इस तरह के सेंटर और स्कूल सभी बिहार में और कितना ज़्यादा होना चाहिए, और गवर्नमेंट का इसमें क्या योगदान होना चाहिए, क्या स्कीम्स होनी चाहिए? तो एग्जैक्टली इस सेक्टर में गवर्नमेंट्स को बहुत सारे काम करने चाहिए। जो संस्था इस तरह की काम कर रही है उनको आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाली संस्थाएं हैं यहाँ पे, लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर रही फुल फ्लेजेड जैसे कि करनी चाहिए।
प्राइवेट सेक्टर्स के लोग काम करते हैं, लेकिन उनका अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, वो भी अच्छा काम करते हैं, बट वही है कि उनको थेरेपीज इज अ कॉस्टली प्रोसीजर, ठीक है। तो हर कोई इसको नहीं अफोर्ड कर सकता है, बिकॉज 45 मिनट्स 1 आवर एक थेरेपिस्ट एक बच्चे पे काम करता है, तो दे ऑल्सो नीड मनी। मतलब ठीक है, पैसे की ज़रूरत है, वो उनका घर भी चलना चाहिए, तो वो कहाँ से करेंगे। संस्था को भी अपनी संस्था चलानी है, चीज़ें प्रोवाइड करनी है, जो थेरेपी सिस्टम में जो चीज़ें चाहिए वो देना है, आपको प्लेस है, आपके पास स्टाफ है, ये सारी कल्चर्स होने हैं, तो उन सब चीज़ों पे भी तो इट्स अ कॉस्टली अफेयर, और पर डे होता है ये, तो पेरेंट्स के लिए कभी कभी दिक्कत होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में अगर गवर्नमेंट इस तरह की कोई योजना लाती है, ठीक है, और हमारा यही है कि गवर्नमेंट अगर हमारे सेंटर पे कुछ ऐसा करना चाहती है, क्योंकि अपने बच्चों को ला करके ट्रीटमेंट देना चाहती है, तो वी आर वेरी हैप्पी और बहुत हम वेलकम मोड में उसको करेंगे, क्योंकि हमने जो भी सेटअप तैयार किया है वो इन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली ध्यान में रख कर कि वहाँ पे इनको लिए गार्डन वगैरह भी, इनको गार्डनिंग भी सिखाई जाएगी, एवरीथिंग भी प्रोवाइड होता है। मैम, ये तो आपकी बात है कि आपने इतना ध्यान में रखा है कि हाँ, हमारे सोसाइटी को किस चीज़ की नीड है, हमें ये भी सर्व करना है। लेकिन अभी लाइफस्टाइल जितना तेज़ी से चेंज हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं और मॉडर्निटी बढ़ती जा रही है, तो इसमें तो हम इस तरह की ही बच्चों को ज़्यादा देख रहे हैं। Exactly. इस तरह के ही बच्चे ज़्यादा अभी दिख रहे हैं हमें हमारे सोसाइटी में, जो कि चिड़चिड़े हैं, लोगों से बात नहीं करना, सोशल इंटरेक्शन नहीं है, मोबाइल पे चिपके रहना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। इसमें तो और नीड है इस तरह के सेंटर और स्कूल्स खोले जाने की। तो इसमें गवर्नमेंट को इसमें सबसे ज़्यादा जो है हेल्प करना चाहिए, ताकि लोग आगे आएँ और पुअर चिल्ड्रन जो हैं उनका भी इलाज हो पाए। एग्जैक्टली और मेरा भी यही ड्रीम है कि इट्स अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट बने, ताकि एक छत के नीचे इस तरह के स्पेशल नीड के जितने भी बच्चे, युवा जो भी हैं, नॉट सिर्फ बच्चे ही नहीं, अब मेरा टारगेट है कि युवा भी, जो बच्चे अब जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है, बट अभी भी उन पे हम लोग काम करके उनको लाइफ लाइन में, जो लाइफ स्ट्रीम है उसमें ला सकते हैं, समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, तो इन बच्चों पे काम किया जाए। और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इस पे एक स्टेट ऑफ आर्ट बनाएं, और गवर्नमेंट अगर इसमें हेल्प करती है, मेरा जो काम हो रहा है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम हो रहा है, तो उस तरीके के लोगों से हम कनेक्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के बच्चों को, लोगों को फ़ायदा मिल सके, ये हमारा है। और आजकल का सही बात है, आपने कहा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हम एक जैसे चीज़ें आप आजकल कर रहे हैं, एक तो लेट मैरिज है, दूसरा है हमारा खान पान, तीसरा मोबाइल। सबसे बड़ी दुश्मन है आज के डेट में मोबाइल, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल पे रहता है तो प्लीज़ उसको मोबाइल ना दें, और उसको पार्क एक्टिविटी में ले जाएं, अपने साथ, जितना उसको अपने साथ रख सकें, जितना उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें, अपने सिमिलर एज ग्रुप के बच्चों के साथ रखें, दादा दादी, नाना नानी सबके पास रखें, ताकि आपका बच्चा सोशली इंटरेक्टिव हो और इस तरह की समस्या से ग्रसित ना हो। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम हियर। थैंक यू सोनू, आप बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे बात करके। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ, और इस तरह से हमारा और आपका दोनों का इंतज़ार फिर अगले हफ्ते ज़रूर ख़त्म होगा। धन्यवाद।